हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो इस सीरीज चल रही है, इस सीरीज के अंदर आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं मैट्रिसेस के। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने पिक करे हैं जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, जो आगे आ भी सकते हैं, कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, वो सारे हमने पिक करे ताकि आपकी एग्जाम की जो प्रैक्टिस है ना, वो अच्छे से अच्छी हो जाए। और साथ ही एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये सीरीज़ हमारी पसंद आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इस सीरीज़ से कुछ बेनिफिट हो रहा है, नहीं हो रहा है। और साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो शेयर करें और चैनल को लाइक करके रखें, सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें ताकि आगे आने वाले से शानदार वीडियोस आप तक लगातार पहुंचते रहें। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज जो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर ले रहे हैं, अच्छा, बेसिक कंसेप्ट के बारे में हम यहाँ पर कोई डिस्कस नहीं कर रहे हैं। बेसिक कंसेप्ट के लिए अगर आपको समझना है तो वन शॉट देख लीजिए, या फिर जो एम एल अग्रवाल की रेगुलर प्ले लिस्ट है वो आप देख सकते हैं, जहाँ से आपको सारा बेसिक इसका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं बस। तो पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि राइट ऑल द पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2/3 विद ईच एंट्री 0 और 1। ये कह रहा है कि जो मैट्रिक्स आपको बनानी है उसमें या तो आप 0 रख सकते हो या 1 रख सकते हो, और वो मैट्रिक्स होनी चाहिए 2/3 की। ठीक है, जैसे मान लो एक मैट्रिक्स हमने बना दी, रख दिया 1 0 0 0 1 0, इस तरह से 2 रो हो गए, 3 कॉलम हो गए। तो आप इसमें 1 रख सकते हो और 0 रख सकते हो, और कुछ इसके अंदर हमें फिल नहीं करना है। तो अब इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए, नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस। आपको देखना है यहाँ पर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कैसे यूज करना है। देखिए, जब आप ये पहले वाला प्लेस लोगे तो इस प्लेस पर आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप 0 रख सकते हो या आप 1 रख सकते हो। तो इस प्लेस को फिल करने के लिए दो ऑप्शन है। ऐसे जो अगला प्लेस है इसको फिल करने के लिए भी दो ही ऑप्शन है, 0 या 1। नेक्स्ट जो प्लेस है उसको फिल करने के लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी और इसके लिए भी, यानी जितने भी प्लेसेस हैं सभी पर आप 0 या 1 आप पुट कर सकते हो। तो आपके पास 2 की पावर बन गया 6। तो आप सिंपली ये भी कर सकते हो डायरेक्टली, अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है तो आपको एलिमेंट देखने की, एलिमेंट आपके कितने हैं, एलिमेंट जितने होंगे उसको रखना है आपको बेस में, और जितने यहाँ पर प्लेस बनेंगे वो कैसे पता चलेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। तो मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो पावर आ जाएगी ऊपर, 2 की पावर 6 होता है 64। तो 64 इस तरह की मेट्रिसेस आप बना सकते हैं। नेक्स्ट में कहता है कि 3/3 मैट्रिक्स बनानी है, एलिमेंट्स जो है उसके, वो उसके लिए फार्मूला आपको ये दे रखा है। तो ए आई जे कहता है, ए आई जे की जो वैल्यू आ रही है ये है आई प्लस 2j एंड डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ पर आई और जे की जगह बारी बारी से आपको वैल्यूज पुट करनी है। क्या वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि आपको 3/3 मैट्रिक्स बनानी है तो उसके अंदर 3 रो होनी चाहिए, 3 कॉलम होने चाहिए, तो उसके एलिमेंट आपको निकालने हैं। तो पहले हम एलिमेंट लेते हैं यहाँ पर A11। तो आई की जगह भी 1 रखा है, जे की जगह भी 1 रखा है, तो यहाँ भी आई की जगह 1 रखो, जे की जगह 1 रखो, इसको सिंप्लीफाई करो। 2 इधर से आएगा प्लस 1 इधर से, तो 3/5। तो पहला एलिमेंट आ गया आपका 3/5। फिर A12, आई की जगह 1, जे की जगह 2, तो 4 + 1 5/5, यानी आ जाएगा 1। फिर A13 रखो, तो आई की जगह 1, जे की जगह 3, तो आ जाएगा 6 + 1 7/5। तो आपकी पहली रो के जो 3 एलिमेंट थे ये आ गए। अब सेकंड रो पे चलते हैं। सेकंड रो में सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। तो अब आई की जगह आपको 2 रखना है, आई जे की जगह 1 रखना है, तो ये 2 + 2 4 आ जाएगा। फिर A22 रखेंगे, तो यहाँ भी 2 और जे की जगह भी 2, तो 4 + 2 6/5। फिर A23 2 + 2 × 3, तो 6 + 2 8/5। उसके बाद फिर A31, तो ए की जगह, आई की जगह 3 रखेंगे और जे की जगह 1, तो 2 + 3 5/5, 1 आ जाएगा। फिर निकालेंगे A32, तो आई की जगह 3, जे की जगह 2, 4 + 3 7, A33, तो 6 और 3 9। तो ये आपके पास एलिमेंट आ गए सारे। तो जो मैट्रिक्स है आपकी वो क्या बन गई,
इसको मैट्रिक्स फॉर्म में डाल देंगे 3/5, फिर 1 आ जाएगा, फिर 7/5, 4/5, 6/5, 8/5, इधर से 1, 7/5 एंड 9/5। ये हमारे पास मैट्रिक्स बन जाएगी। तो जो भी आपको यहाँ पर एलिमेंट दे रखा होगा उसमें बस आई और जे की जगह आपको वैल्यूज पुट करते हुए चलना है, और इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुका है। नेक्स्ट में कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन ऐसा है कि जो हो सकता है कि आपके एग्जाम के अंदर आ जाए, सीयूटी के अंदर आ जाए, यहाँ पर ए बी सी डी की वैल्यूज निकालनी है। तो जब दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होती है, तो इक्वल मैट्रिक्स का कंसेप्ट ये होता है कि अगर मैट्रिक्स इक्वल है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में इक्वल होने चाहिए। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब यहाँ से पहला एलिमेंट ये है, यहाँ से पहला एलिमेंट ये है, तो 2a + b की वैल्यू हो गई 4। ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई। जैसे 24 = 4c प्लस में 3d। इधर से करेंगे -3 = a - 2b। इधर से करेंगे 5c - d = 11। अब पहले आप सिंप्लीफाई करो फर्स्ट को और थर्ड को, हमें ए बी सी डी चारों की वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट और थर्ड इन दोनों के अंदर ए और बी दो वेरिएबल आ रहे हैं, तो एलिमिनेशन मेथड लगाकर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए बस ए या बी किसी एक का कोफिशिएंट सेम कर लो। तो अगर मैं पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये भी 2 भी हो जाएगा, ये भी 2 भी हो जाएगा। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a प्लस में 2b = 8। इसको ऐसे रहने देते हैं, ये कैंसिल होगा। इधर से आ जाएगा 5a = 5। तो a की वैल्यू तो बन जाएगी 1। अब a की वैल्यू आप पुट कर दो फर्स्ट में, तो आ जाएगा 2 × में 1 प्लस b = 4। तो b की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करोगे तो आ जाएगी 2। ऐसे आप सेकंड और फोर्थ को सॉल्व कर लो। सेकंड में देखो यहाँ पर d के साथ 3 है, यहाँ पर d के साथ कुछ नहीं है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं नीचे वाले को, ऊपर वाले को ऐसे ही रहने देते हैं। 4c प्लस में 3d = 24। इसको 3 से करेंगे तो 3 × 5 = 15, 3d हो जाएगा 33। ये कैंसिल, ये हो जाएगा 19c, ये हो जाएगा 57। तो c की वैल्यू आ जाएगी 3। अब c की वैल्यू पुट कर दो आप, थर्ड में कर लो, फोर्थ में कर लो, कहीं भी कर लो। सेकंड में अगर हमने 24 = में 4 × में 3 प्लस 3d, तो ये 12, ये 24 है, 24 12 आके माइनस करोगे तो 12 हो जाएगा। तो d की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 4। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3 और d की वैल्यू 4। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कहता है कि a = डायगोनल ऑफ दिस, b = डायगोनल ऑफ दिस, देन फाइंड 3a - 2b। तो यहाँ पर ये जो हमने लिखा हुआ है ये डायगोनल मैट्रिक्स को लिखने का शॉर्टकट है। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ डायगोनल ऑफ 1 - 2 5। इसका मतलब है कि ये जो a मैट्रिक्स है वो कुछ ऐसी है कि डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल वाले एलिमेंट को छोड़कर बाकी सब जीरो होता है। तो ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0। इसी को शॉर्टकट में लिखने का ये तरीका है। तो जब हम 3a निकालेंगे तो 3a का मतलब है कि 3 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने का तो कुछ फ़ायदा नहीं, केवल यहीं पर ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी 3a को भी हम ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्टली, डायगोनल ऑफ 3 - 6 एंड 15। ऐसे b को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो हो जाएगा 2b 6 0 -8। अब 3a में से 2b को आपको माइनस करना है, तो 3a ये आ गया आपके पास, 3 - 6 15, इसमें से माइनस करना है 6 0 एंड -8 को। ठीक है, यहाँ डायगोनल लिख देना, इसके आगे भी लिख देना डायगोनल। तो जो आएगा आपके पास वो भी डायगोनल मैट्रिक्स ही आएगी। 3 - 6 -3 हो जाएगा, -6 - 0 -6, 15, ये माइनस और ये माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, तो ये जाएगा 23। तो जो हमारे पास इनको सॉल्व करके आया मैट्रिक्स वो ये -3 -6 एंड 23। ये मैट्रिक्स जो आएगी ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही आएगी। फाइंड x एंड y।
अब इस तरह की दो अगर आपको मैट्रिक्स दे रखी है, वहाँ पर एक्स वाई है या इसके साथ में कुछ मल्टीप्लाई में कर रखा है, तो जैसे आप एलिमिनेशन मेथड करते हो ना सॉल्व, वैसे ही आपको कर देना है। अगर एक्स वाई की कंपोनेंट इक्वल है तो ठीक है, इक्वल नहीं है तो इसको मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर 2x 3y कुछ होता, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं या 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ भी x प्लस वाई है और दूसरे में यहाँ पर x माइनस वाई है, तो कोफिशिएंट इसके सेम है। तो यहाँ पर सिंपली इसको सॉल्व करेंगे, माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, इधर x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, इधर इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, -1 प्लस में 5 4 हो गया, जैसे 13 माइनस 8 5, 2 प्लस 3 5 और 4 प्लस 0 4। तो 2 से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो x आ जाएगा आपके पास 2, 5/2, 5/2 एंड 2। ये तो x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू से अब y की वैल्यू निकालेंगे, इसको आप पुट कर लेंगे यहाँ पर। तो x की जगह 2, 5/2, 5/2 एंड 2 और प्लस में y इक्वल्स टू -1 13 2 एंड 4। अब इस मैट्रिक्स को आप इधर लेके जाओगे, माइनस ये करेंगे 2 5/2 5/2 एंड 2। देखो -1 -2 -3 हो जाएगा, 13 माइनस 5/2, 13 दूनी 26 में से 5 गए 21, 2 माइनस 5/2 -1/2, 4 माइनस 2 2। तो ये मैट्रिक्स बन जाएगी आपकी वाई मैट्रिक्स। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहता है कि 3 से ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही है, ये दोनों मैट्रिक्स प्लस हो रही हैं और उसके बाद आपको x y z w इसकी वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो इनमें ऑपरेशन यूज़ करना है, यहाँ 3 स्केलर है, इस 3 से इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x 3y 3z एंड 3w। और यहाँ पर इन दोनों को प्लस करेंगे तो x प्लस 4 6 प्लस x प्लस वाई -1 प्लस में z प्लस w एंड 2w प्लस 3। अब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं तो वही इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो इक्वल आएंगे। तो 3x3 3x को इक्वल करो x प्लस 4 के, तो इसको इधर लाएंगे तो आ जाएगा 2x इक्वल्स टू 4 और x की वैल्यू आ जाएगी 2। उसके बाद ये वाला एलिमेंट लेंगे 3y इक्वल्स टू 6 प्लस में x प्लस में y, तो इस y को इधर लाके माइनस करेंगे, उसके साथ 2y रह जाएगा, जैसे 6 प्लस x की जगह डाल दिया हमने 2, तो y की वैल्यू आ जाएगी 4। उसके बाद आप पहले ये वाला एलिमेंट ले लो 3w इक्वल्स टू दिस, तो आ जाएगा w इक्वल्स टू 3। फिर ये वाला एलिमेंट इसके बराबर ले लो 3z इक्वल्स टू -1 प्लस z प्लस w, ये इधर आ जाएगा 2z हो गया, -1 प्लस में w, तो 2z इक्वल्स टू 2, तो z की वैल्यू आ जाएगी 1। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है गिवन दैट, यहाँ पर आपको कुछ मैट्रिक्स दे रखी है, उनके ऑर्डर दे रखे हैं। अब कहता है आर मैट्रिसेस ऑफ द स्पेसिफाइड ऑर्डर, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर n k and p so that 3py प्लस में 2wy इज डिफाइंड। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है, इसके लिए आपको जो ऑर्डर वाला कंसेप्ट है वो अच्छे से आपको पता होना चाहिए। तो पहले हम बात करते हैं 3py की। अगर ये दोनों डिफाइन हो रहे हैं, इन दोनों का सम डिफाइन हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये भी डिफाइन हो रहा है, ये भी डिफाइन होने का मतलब है कि ये सॉल्व हो सकता है। तो यहाँ पर 3py को हम देखेंगे। अब देखो किसी भी मैट्रिक्स में अगर आप कोई स्केलर मल्टीप्लाई करते हो तो उसके ऑर्डर पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पर इस 3 से हमने इसको मल्टीप्लाई करा, इसका ऑर्डर 2/2 था, तो इसके ऑर्डर पे स्केलर से मल्टीप्लाई करने पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी जो ऑर्डर इस, मान लो ये ए मैट्रिक्स है, जो ऑर्डर इसका है वही ऑर्डर 3 इंटू ए मैट्रिक्स का भी रहेगा। तो यहाँ पर जब ये स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है 3py, तो इस 3 का इफेक्ट py के ऊपर कुछ नहीं पड़ना, py जैसा हो जिस ऑर्डर का है उसी ऑर्डर का ही वो रहेगा।
तो हम पी वाई को चेक करते हैं बेसिकली कि अगर पी वाई डिफाइंड है, ठीक है, 3 हम लगा देते हैं साथ में क्योंकि लिखा हुआ है इफ 3 पी वाई इज डिफाइंड, तो क्या होगा, देखिए पी और वाई दोनों मल्टीप्लाई में है। पी का ऑर्डर कितना आपको दे रखा है, पी का ऑर्डर दे रखा है पी बाई के, और वाई का ऑर्डर दे रखा है आपको 3 बाई के। अगर दो मैट्रिक्स हम आपस में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हम ये देखते हैं कि पहले वाले के कॉलम और दूसरे वाले के रो आपस में इक्वल हैं या नहीं है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं होंगे तो ये मल्टीप्लाई हो नहीं सकता। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब है कि के और 3 इन दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल होगी। तो एक तो कंक्लूजन हमारे पास ये आया कि के और 3 बराबर होंगे, और दूसरा कंक्लूजन ये आएगा कि जो हम p और y को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो उसका ऑर्डर आएगा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद वो आएगा p बाय k, ठीक है, एंड ऑर्डर ऑफ पी वाई इज p बाय k। ये दो चीज़ हमें इससे पता चल गई, एक तो ये पता चल गया कि k की वैल्यू 3 होनी चाहिए, और ये पता चल गया कि पी वाई मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर रहेगा p बाय k। इसके साथ 3 मल्टीप्लाई रहेगा तो भी ऑर्डर पे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। अब हम आते हैं डब्ल्यू वाई पर। अगर डब्ल्यू वाई डिफाइंड है तो इफ डब्ल्यू वाई इज डिफाइंड, उसके साथ में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 मल्टीप्लाई कर लो। तो डब्ल्यू का ऑर्डर कितना है आपका, डब्ल्यू का ऑर्डर है n बाई 3, वाई का ऑर्डर 3 बाई के। तो अगर ये दोनों डिफाइंड है तो ये तो ऑलरेडी डिफाइंड है क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है, तो डब्ल्यू को हम सॉल्व कर सकते हैं, कोई कंडीशन की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर जो इसका ऑर्डर आएगा मैट्रिक्स का वो आएगा n बाय के, देन ऑर्डर ऑफ 2WY इज n बाय के। अब जो 3PY था हमारे पास, ये 3PY जो मैट्रिक्स आई थी इसका ऑर्डर रहेगा p बाय के, और जो 2WY आएगा इसका ऑर्डर रहेगा n बाय के। अब हमें करना है इन दोनों को प्लस, ठीक है, इन दोनों के बीच में प्लस का साइन है। तो प्लस दो मैट्रिक्स को हम तभी आपस में कर सकते हैं जब वो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो, तो हम उनको प्लस कर सकते हैं। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि इफ 3PY एंड 2WY इज डिफाइंड, देन देयर ऑर्डर मस्ट बी सेम। और ऑर्डर सेम होने पर क्या होगा, यहाँ पर था p बाई के, यहाँ पर था n बाई के, तो ये तो दोनों का ठीक है कॉलम, तो दोनों की रो आपस में सेम होनी चाहिए, देयरफॉर p इक्वल्स टू n। तो हमारे पास कुल मिलाकर दो कंडीशंस आई यहाँ पर, एक तो k की वैल्यू 3 होनी चाहिए और एक p और n दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन है तो इसका मतलब है कि 3PY प्लस में 2WY वो डिफाइंड हो जाएगा। 8th में कहता है कि इफ A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट A स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर की वैल्यू A के बराबर है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 7A माइनस I प्लस A की पावर 3। अब यहाँ पर जब हम I प्लस A की पावर क्यूब करेंगे यहाँ पर, तो उसमें A क्यूब की हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहले A क्यूब की वैल्यू निकाल लेते हैं। A स्क्वायर की वैल्यू तो आपको A के बराबर ऑलरेडी दी हुई है। अब इन दोनों को अगर मैं A से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये तो बन जाएगा A क्यूब, ये बन जाएगा A स्क्वायर, और A स्क्वायर किसके बराबर दे रखा था, A के बराबर, तो इस A स्क्वायर की जगह डाल देता हूं मैं A। तो इसका मतलब A क्यूब की वैल्यू भी A के बराबर ही है। अब हम आते हैं जिसको सॉल्व करना है उस पर, 7A माइनस I प्लस A का होल क्यूब। यहाँ पर A प्लस बी का होल क्यूब या प्रॉपर्टी हम लगा देते हैं, I का क्यूब करेंगे प्लस B का क्यूब, फिर होता है यहाँ पर 3A का स्क्वायर इंटू में B प्लस 3A एज इट इज़, और B का होता है स्क्वायर। हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी कौन सी लगाई, A प्लस बी का होल क्यूब, ये प्रॉपर्टी लगाई, तो ये होता है A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3A स्क्वायर B प्लस 3AB स्क्वायर। तो अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। देखो I क्यूब की वैल्यू तो हो जाएगी I को कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लो वो I रहता है। A क्यूब की वैल्यू हमने निकाली थी, A हो जाएगी, I का स्क्वायर करेंगे I ही रहेगा, और A का स्क्वायर करेंगे तो ये A आ जाएगा।
आई को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो मैट्रिक्स सेम रहती है। ऐसे यहाँ भी आई से ए मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये भी 3 हो जाएगा, 3 ए और एक ए 7 हो गया, ब्रैकेट खोलेंगे, ये हो जाएगा कैंसिल, आंसर आ जाएगा इसका -i। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। यहाँ पर कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इफ ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होती है कि जब उसका ट्रांसपोज करने पर मैट्रिक्स तो ये सेम रहे लेकिन इसके जो एलिमेंट्स हैं सबके साइन चेंज हो जाए। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि तीनों एलिमेंट जीरो होने चाहिए, तो ये तो ऑलरेडी इसने जीरो दे रखे हैं। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका मतलब होता है कि जो इसका ट्रांसपोज होता है ये -a के बराबर होता है। तो इसका ट्रांसपोज अगर आप करके लिखोगे तो आ जाएगा 0 -1 एंड 28 a -8 0 3b -c +2 2 एंड 0। और -a का मतलब होगा कि a के एलिमेंट के साइन चेंज करके लिखते जाओ। तो 0 ये हो जाएगा 1 -28 -a +8 0 -3b c -2 एंड 0। तो ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। अब यहाँ से इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उनको लो, a -8 को 1 के बराबर रखो तो a की वैल्यू तो आ जाएगी 9, -c +2 को -28 रखते हैं तो -c = -30, ये कैंसिल, c की वैल्यू आ जाएगी 30। b की वैल्यू यहाँ से निकालो, 3b = -2 तो b की वैल्यू आएगी -2/3। तो a की वैल्यू भी हो गई, b की वैल्यू भी हो गई, c की वैल्यू भी होगी। अब ये कहता है कि भाई 2a प्लस में 3b माइनस c की वैल्यू निकालो। तो 2 इंटू में a -3 इंटू में b और -c, ये हो जाएगा 18, इससे कैंसिल, प्लस में 2 -30, ये आ जाएगा -10। ये इसका आंसर आ जाएगा। 10th में कहता है कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, दोनों सिमेट्रिक हैं, दोनों का ऑर्डर भी सेम दे रखा है आपको। देन व्हाट कैन यू से अबाउट द मैट्रिक्स ए बी माइनस बी ए। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है वर्ड प्रॉब्लम्स में, तो आपको अगर कोई कंडीशन दे रखी है, जैसे यहाँ ए और बी कह रहा है सिमेट्रिक है, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इसका मतलब ये होगा कि ए ट्रांसपोज ए के बराबर होगा और बी ट्रांसपोज बी के बराबर दे होगा। अगर स्क्यू सिमेट्रिक देगा तो यहाँ पर माइनस लगा देना आगे। उसके बाद जिस मैट्रिक्स को आपको चेक करना होता है कि वो मैट्रिक्स किस टाइप की है, उसका ट्रांसपोज निकाल के स्टार्ट करते हैं। तो इस मैट्रिक्स को हम बी के बराबर पी के बराबर मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स पी है, और इसके ट्रांसपोज करके वहाँ से हम स्टार्ट कर देंगे। तो इसका ट्रांसपोज करते हैं तो इसका भी ट्रांसपोज होगा। अब ट्रांसपोज में जो सब्ट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी है उसमें अगर ऐसे होता है a माइनस बी का ट्रांसपोज, तो पहले a का ट्रांसपोज आता है, फिर माइनस का साइन आ जाता है, फिर b का ट्रांसपोज आ जाता है। तो यहाँ पर ये आपका a मैट्रिक्स की तरह काम करेगा, यानी इसका ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज। अब यहाँ पर दो मैट्रिक्स है a इंटू बी, तो जब दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में होती है तो ट्रांसपोज रूल जब होता है वो रिवर्स लो वहाँ पर लग जाता है। तो b का जो ट्रांसपोज है वो पहले लिखेंगे, a का ट्रांसपोज बाद में लिखेंगे। यहाँ पर a का ट्रांसपोज पहले आएगा, b का बाद में आएगा। अब क्वेश्चन में इसने दे रखा था कि a और b दोनों सिमेट्रिक है, तो a ट्रांसपोज a के बराबर है, b ट्रांसपोज b के बराबर है। तो यहाँ पर पुट कर दो, ये बन जाएगा बी ए, ये आ जाएगा ए बी। इसमें से आप माइनस साइन कॉमन निकाल दो, तो बी ए माइनस का हो जाएगा, ए बी प्लस का हो जाएगा। यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ए बी माइनस बी ए। अब ए बी माइनस बी ए, इसकी जो वैल्यू है ये p के बराबर है, तो यहाँ पर p पुट कर देंगे। तो हमने देखा जो p ट्रांसपोज है इसको सॉल्व करा तो ये आ गया -p। तो किसी भी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है उसके नेगेटिव के बराबर आ जाता है, तो उस तरह की मैट्रिक्स होती है वो स्क्यू सिमेट्रिक होती है। नेक्स्ट में कहता है कि ए एंड बी आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर।
उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन अब यहाँ पर कह दिया उसने स्क्यू सिमेट्रिक है, तो ए और बी स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इसका मतलब ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर होगा, बी ट्रांसपोज माइनस बी के बराबर होगा। अब आगे कहता है प्रूव दैट ए बी इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी आर कम्यूट। कम्यूट का मतलब होगा कि ए बी और बी ये दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना है कि जो ए बी आएगी वो सिमेट्रिक आएगी। तो हमने स्टार्ट किया, पी मान लिया हमने ए बी को, इसका हमने ट्रांसपोज किया, तो इसका भी ट्रांसपोज करेंगे। इसमें रिवर्स लॉ लगाएंगे तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज की जगह लिख देंगे माइनस बी, ए ट्रांसपोज की जगह माइनस ए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा बी ए। ठीक है, अब यहां पर इसने कहा कि इफ ए एंड बी आर कम्यूट, तो कम्यूट का मतलब क्या होता है कि ए बी को मल्टीप्लाई करो या बी ए को मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट सेम होना चाहिए। तो अगर बी ए बी के बराबर है तो यहां पर जो पी ट्रांसपोज हमने निकाला था उसको हम बी ए की जगह ए बी लिख सकते हैं, और ए बी क्या था हमारा, जो मैट्रिक्स पी थी वही थी। तो पी ट्रांसपोज करने पर मैट्रिक्स जो हमारी पी आ गई, इसका मतलब ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी, क्योंकि इसमें साइन चेंज नहीं हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कहता है कि इस मैट्रिक्स को आपको एक्सप्रेस करना है एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये जो मैट्रिक्स आपको दे रखी है ए, सबसे पहला काम तो क्या करना है, आपको इसका ट्रांसपोज निकालना है। ठीक है, तो इसमें यहाँ निकाल लेता हूँ, थोड़ा स्पेस की जरूरत है इसमें। इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो 1 2 3 ऐसे आ जाएगा, -4 -1 एंड 0 3 5 1। ये कंपार्टमेंट एग्जाम में क्वेश्चन आया था। ठीक है, और मेरे ख्याल 5 मार्क्स का था क्वेश्चन शायद। तो इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो दिखने में लेंदी होता है, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहला काम तो आपको इसका ए ट्रांसपोज निकालना है, उसके बाद ए को उसके ट्रांसपोज के साथ ऐड करो। तो यहाँ से 1 + 1 2 हो गया, 2 - 4 -2, 3 + 3 6, -4 प्लस में 2 -2, -1 -1 -2, 0 + 5, 3 + 3 6, 5 + 0 और 1 + 1 2, ये आ गया। अब ये जो मैट्रिक्स आ रही है इसका करना होगा आपको हाफ, और इसको नाम दे देते हैं हम पी। हमें ये पता है कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम उसका ट्रांसपोज ऐड करते हैं तो वो हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनकर ही आएगा। अगर उसका हम हाफ भी कर देंगे तो भी वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही रहेगा। तो इसलिए हमने इसका हाफ कर दिया, तो हो जाएगा 1 -1 3 -1 -1 5/2 3 5/2 एंड 1। अब आप इसका ट्रांसपोज करके और दिखा दो, 1 -1 3 -1 -1 एंड 5/2 3 5/2 एंड 1। अब देखो यहाँ पर कुछ भी फर्क नहीं आया, तो ये मैट्रिक्स वापस P बन गई, यानी ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका हमने जब हाफ किया, हाफ करने के बाद जो मैट्रिक्स आई है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब आप निकालो ए में से इसका ट्रांसपोज माइनस, तो 1 -1 करेंगे 0 आ जाएगा, 2 वहाँ ऑलरेडी -4 है तो 2 + 4 6 हो जाएगा, 6 - 3 3 आ गया। यहाँ से -4 -2 -6 -1 और +1 हो जाएगा ये वाला, तो 0 0 -5 3 -3 0 3 -3, यहाँ पर 3 का लिख दिया हमने, 3 -3 यहाँ भी 0 आएगा। उसके बाद 5 - 0 5 और 1 -1 0, ये आ गया। अब इसका भी आप हाफ करो, उसको मान लेते हैं हम क्यू, हाफ ऑफ ए - ए ट्रांसपोज।
तो इसका हाफ करेंगे, देखो 0 3 0, इधर से आ जाएगा -3 0 -5/2 0 5/2 एंड 0। अब इसका ट्रांसपोज करके दिखाओ कि ये स्क्यू सिमेट्रिक बन रहा है। तो 0 3 0 -3 0 -5/2 0 5/2 और 0। तो ये तो हमारे पास क्यू था। ट्रांसपोज जैसे हमने करा तो इसके साइन चेंज हो गए, साइन चेंज हो गए, इसका मतलब ये माइनस क्यू आ गया, यानी ये एक स्क्यू सिमेट्रिक आ गई। अब हमारे पास दो मैट्रिक्स आ गई, एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक। अब उन दोनों को अगर हम सम करें तो क्या वो ए के बराबर आ रहा है, उसको चेक कर लो। यानी पी और क्यू को ऐड करो, तो पी आपके पास आया था ये क्यू आ गया, ऐड करके देखो ए बनता है नहीं बनता। 1 + 0 -1 + 3 3 + 0 -1 - 3 -1 + 0 5/2 -5/2 और 3 + 0 5/2 5/2 10/2 10/2 का मतलब 5 हो गया। 1 + 0 1। और देखो 1 2 3 1 2 3 -4 -1 0 3 5 1। तो ये आपके पास ए के बराबर आ गया, यानी हमारा वेरीफाई भी हो गया कि सही है। तो इस मैट्रिक्स को, ए मैट्रिक्स को हम दो मैट्रिक्स में तोड़ के ऐसे लिख सकते हैं, एक ये मैट्रिक्स एक ये मैट्रिक्स, बस ऐसे लिख के दिखा दो, इनको आगे सॉल्व नहीं करना। ये आपका आंसर आ जाएगा फाइनल। उसके बाद नेक्स्ट में कहता है कि राइट द वैल्यू ऑफ x + y + z इफ प्रोडक्ट ऑफ दिस इक्वल्स टू दिस। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके इसके बराबर दिया हुआ है आपको ये। 1 को x से मल्टीप्लाई करते हैं, x हो गया। 0 को y से करेंगे 0, 0 को z से करेंगे 0, फिर 0 को x से किया 0, 1 को y से किया, फिर 0 को z से किया, फिर 0, फिर यहाँ भी 0, यहाँ पर आ गया z इक्वल्स टू में 1 -1 0। तो यहाँ से हम कंपेयर करते हैं और इनके बीच में प्लस का साइन आएगा, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बन के आएगी वो आएगी x y और z। तो इसकी जो वैल्यू है, x की वैल्यू तो आ जाएगी 1, y की आ जाएगी -1 और z की वैल्यू आ जाएगी 0। और इन सब का आपको सम करना है, x + y + z, यानी 1 -1 + 0, आंसर आ जाएगा इसका 0। फोर्टीन में कहता है फाइंड द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x। इंटीग्रल वैल्यू का मतलब है कि आपको इसमें इंटीजर्स में वैल्यू फाइंड करनी है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसका ट्रांसपोज दे रखा है और ये 0 के मैट्रिक्स के बराबर है। तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर देखो एक रो है, एक रो है, इसके अंदर 3 कॉलम है, और इसके अंदर 3 रो है 3 कॉलम है। तो आप इसको मल्टीप्लाई तो कर सकते हो, जो आंसर आएगा 1/3 आएगा, यानी एक रो आएगी और 3 कॉलम आएंगे। तो इस x को इससे मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, 2 आ जाएगा 2x, फिर 4 को 1 से करेंगे 4, फिर -1 को 2 से करेंगे -2, ये पहला एलिमेंट आ गया। अब x को इधर 1 से करेंगे x, 4 को 0 से करेंगे 0 हो जाएगा, -1 को 2 से करेंगे -2, फिर x को -1 से यहाँ पर -x, 4 को 0 से, -1 को 4 से, ये आ गया इनटू में। इसको और इसको मल्टीप्लाई हमने कर दिया, मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई है। अब जो बाद वाली मैट्रिक्स है उसमें ऊपर लिखा हुआ है ट्रांसपोज, तो उसका ट्रांसपोज करके आपको लिख लेना है। ट्रांसपोज करेंगे x 4 -1, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, 2x + 2, इधर से x -2 -x -4 इंटू
x4 - 1। अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करो आप x से, तो 2x + 2 इंटू में x, x - 2 इंटू में 4, -x - 4 इंटू में -1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर आ गया आपके पास ये 2x² प्लस में 2x, 4x - 8 और ये हो जाएगा +x + 4। तो 2x², 2 और 4 6 + 1 7x और -4। अब इसके फैक्टर देखो, 2 4 जा 8, 8 के फैक्टर जिससे आपके पास 7 आ जाए, तो 8 1 जा 8, तो 8x - x, यहाँ से 2x कॉमन, x + 4, -1 कॉमन, x + 4। तो एक तो आ जाएगा आपके पास x + 4 फैक्टर, दूसरा फैक्टर आ जाएगा 2x - 1। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी -4 और दूसरी वैल्यू आएगी x की 1/2। तो इसको चाहिए इंटीग्रल वैल्यू, तो इंटीग्रल वैल्यू ये वाली है, ये वाली नहीं है। ठीक है, यहाँ पर दिखा दो डजन बिलोंग्स टू इंटीजर, तो देयरफॉर x = -4। ये हमारा आ जाएगा फाइनल आंसर। 15 में देखो, यहाँ पर ये वर्ड प्रॉब्लम्स है। वर्ड प्रॉब्लम्स में जब आपको प्लस या माइनस करना होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब मल्टीप्लाई वाली आपको मैट्रिसेस से बनानी पड़ेगी तब वहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पर देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन है। कह रहा है कि 2 बुक सेलर्स हैं A एंड B, सेल द बुक ऑफ मैथ्स एंड अप्लाइड मैथ्स इन द मंथ ऑफ मार्च। बुक सेलर A sold 250 बुक्स ऑफ मैथ्स एंड 400 बुक्स ऑफ अप्लाइड मैथ्स, whereas बुक सेलर B sold 230 बुक्स ऑफ मैथ्स एंड 425 बुक्स ऑफ अप्लाइड मैथ्स। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब आप ये कह सकते हो कि रिलेटेबल नहीं है। अप्लाइड मैथ्स के स्टूडेंट कम है, मैथ्स के ज़्यादा है, यहाँ पर उल्टा है। इन द मंथ ऑफ अप्रैल, बुक सेलर A sold 550 बुक्स ऑफ मैथ्स एंड 300 बुक्स ऑफ अप्लाइड मैथ्स, एंड बुक सेलर B sold 270 बुक्स ऑफ मैथ्स एंड 450 बुक्स ऑफ अप्लाइड मैथ्स। तो रिप्रेजेंट द गिवन इन्फॉर्मेशन इनटू मैट्रिक्स फॉर्म एंड फाइंड द टोटल सेल फॉर बोथ द बुक सेलर इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल। तो ये 2 महीने का डाटा है, तो आपको टोटल सेल बतानी है, यहाँ पर एडिशन करना है मैट्रिक्स का। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं यहाँ पर बुक सेलर A, बुक सेलर B। जो 2 तरह की बुकें बेच रहे हैं, मैथ्स एंड अप्लाइड मैथ्स। ठीक है, ये डाटा हमारे पास हो गया किसके लिए, मार्च के लिए। तो मार्च में क्या हो रहा है कि बुक सेलर A sold 250 बुक्स ऑफ मैथ्स and 400 books of applied maths, whereas bookseller B sold 230 books of maths and 425 books of applied maths for April। अप्रैल का डाटा देखो, बुक सेलर A, बुक सेलर B, मैथ्स एंड अप्लाइड मैथ्स। तो यहाँ पर कहता है कि बुक सेलर A sold 550 बुक्स ऑफ मैथ्स, 300 बुक्स ऑफ अप्लाइड मैथ्स एंड 270 बुक्स ऑफ मैथ्स, 450 बुक्स ऑफ अप्लाइड मैथ्स। तो जब आप टोटल सेल निकालेंगे इसकी, तो यहाँ शॉपकीपर A, शॉपकीपर B, मैथ्स एंड अप्लाइड मैथ्स, तो इन दोनों मंथ के डाटा को ऐड कर देंगे, 250 + 550, 400 + 300, 230 + 270, 425 + 450, यानी ये आ जाएगा आपके पास 800, 700, 500, 875। ये इसकी टोटल सेल आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें अगर आप इसको ऐसे लिखते ट्रांसपोज करके तो भी ये ठीक रहता, एडिशन में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यहाँ बुक सेलर A लिखते, बुक सेलर B लिखते, यहाँ मैथ्स, यहाँ अप्लाइड मैथ्स, ऐसे डाटा लिखते, तो आपके पास आंसर में यहाँ पर 800 आता, यहाँ 700 आ जाता, यहाँ 500, यहाँ पर 875, तो भी आंसर आपका ठीक रहेगा। ठीक है, तो एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, दोनों तरीके से आंसर आपका ठीक ही आना है।
लेकिन जब मल्टीप्लाई हम करेंगे तब हमें ध्यान रखना है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहता है कि कॉस्ट ऑफ ए पेन एंड ए नोटबुक आर 12 एंड 27 रिस्पेक्टिवली। ऑन ए गिवन डे शॉपकीपर पी सेल्स 5 पेन एंड 7 नोटबुक। शॉपकीपर पी है, ये बेच रहा है पेन एंड नोटबुक, तो 5 पेन बेच रहा है, 7 नोटबुक बेच रहा है। वेयर शॉपकीपर क्यू सेल 6 पेन एंड 4 नोटबुक्स। और जो ये आपको कॉस्ट दे रखी है, इस कॉस्ट को आपको यहां पर कॉलम में लिखना होता है ऐसे 12 एंड 27। यहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने सही लिखा या नहीं लिखा। ठीक है, आपको पता कैसे चलेगा? आपने जो यहां पर चीजें ली हैं, नोटबुक और पेन, वही आपका ऑर्डर यहां पर होना चाहिए। क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स को, तो इस एलिमेंट को हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं। यानी पेन की क्वांटिटी को पेन की कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, नोटबुक की क्वांटिटी को नोटबुक की कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप इसमें उल्टा करके लिख देते हो, आप इसमें पी इधर लिख देते हो, क्यू इधर लिख देते हो, पेन इधर और नोटबुक इधर, तो अगर आप इसको ऐसे लिखोगे तो फिर आपका जो आंसर है वो सही बनेगा नहीं। क्योंकि आप यहाँ पर पेन को पेन से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर पेन को नोटबुक की कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो जाएगा गलत। ठीक है, तो इसलिए ऐसे लिखने का तरीका गलत है। आपको इसको ऐसे लिखना है, जो आपने यहाँ पर लिखा है वही चीज़ आपकी ऐसे आनी चाहिए, तभी ये सही बनेगा। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लो। फाइव को 12 से करेंगे 60, 7 को 27 से करेंगे, ये आ जाएगा आपके पास 7 7 49 और 7 दूनी 14 और 4 18। टोटल सेल निकालनी है तो दोनों को ऐड कर देंगे। इसको इससे करेंगे 12 6 72, 27 चौक 108। तो इसकी जो सेल आएगी टोटल, ये आ जाएगी कितनी, 9 8 से 14 249 और ये आ जाएगा 180। यानी टोटल सेल ऑफ पी इज ₹249 एंड टोटल सेल ऑफ क्यू इज ₹180। 17 में कहता है कि ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और ए भी दिया हुआ है, देन फाइंड एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। तो ये कहता है कि पहले जो ए बी है वो I3 के बराबर है, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ थर्ड ऑर्डर के बराबर है। तो आप ए बी को निकालो। ए बी का मतलब हो गया कि ए मैट्रिक्स को बी से करना है जी मल्टीप्लाई, और इसको रखना है आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। वैसे तो उसने ऑर्डर बताया हुआ कि आइडेंटिटी का ऑर्डर क्या है, लेकिन नहीं भी देगा तो भी ये भी 3/3 है, ये भी 3/3 है, तो इसको भी आपको 3/3 ही रखना पड़ेगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 1 इधर से आ गया, 2 इंटू में 0 0 हो गया, x इंटू में 0 0 हो गया, तो यहाँ पर आएगा 1। इधर से -2 प्लस में 2 0, ये भी आ जाएगा 0। इधर से y 0 और x, इधर से करोगे 0 0 0 0 1 0 0 0 एंड 0। यहाँ पर भी ये 0 आएगा, ये 0 आएगा, 1 से आप अब इसको करोगे 0, ये 0 और ये 1, इक्वल्स टू में 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसको आप कंपेयर करोगे तो ये वाला एलिमेंट इसके बराबर होगा, यानी जो x प्लस वाई है इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। 18 में कहता है कि a एंड b आर टू मैट्रिसेस सच दैट ए बी इक्वल्स टू ए एंड बी ए इक्वल्स टू बी, देन फाइंड बी स्क्वायर। अगर आपको बी स्क्वायर फाइंड करना है तो आप इसको लेके चलो, स्टार्ट करो। अगर आपको ए स्क्वायर फाइंड करना है तो आप इसको लेके स्टार्ट करो। तो हमारे पास इसने दिया हुआ है कि जो b की वैल्यू है वो है b इंटू ए। अब बी ए लिखा है तो वहाँ पर बी ए ही लिखना है आपको, ए बी मत कर देना, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में बी ए अलग चीज़ है और ए बी अलग चीज़ है। अब हमें बी का स्क्वायर चाहिए, तो इधर भी मैंने बी से मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी मैंने बी से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या करा है, पोस्ट मल्टीप्लाई करा है, यानी बाद में मल्टीप्लाई करा है। तो ये बी स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पर बी और इस ए बी को ऐसे अलग कर दिया हमने। तो ए बी की वैल्यू कितनी है, देखो ए बी की वैल्यू है ए,
ए आ गया और बी ए बन गया। अब बी ए की वैल्यू कितनी है, बी, तो हमारे पास जो बी स्क्वायर आ रहा है, बी स्क्वायर की वैल्यू बी के बराबर आ जाएगी। 19 में कहता है ए आपको दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस में के आई, ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस के आई इक्वल्स टू 0। तो ए स्क्वायर का मतलब हो गया 1 0 माइनस 1 7, 1 0 माइनस 1 7। 8 को ए से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस के इंटू में आई, इधर देखो मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 1 0, इधर से 0 0, माइनस 1 माइनस 7, 0 7 7 49, माइनस 8 0 माइनस 8 8 7 56 प्लस के 0 0 के। इन तीनों को सॉल्व करो, 1 माइनस 8 माइनस 7 प्लस के 0 0, ये भी 0, माइनस 8 ये प्लस 8 0, इधर से ये भी 0, 49 माइनस 56 माइनस 7 प्लस में के, और इसको रखना है आपको जीरो मैट्रिक्स के बराबर। तो माइनस 7 प्लस में के, ये आ जाएगा 0, तो के की वैल्यू आ जाएगी प्लस 7। यहाँ से भी निकालोगे तब भी वही आएगी, यहाँ से निकालोगे तब भी वही आएगी। नेक्स्ट में कहता है कि शो दैट द एलिमेंट ऑन द मेन डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल 0। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर आपने ध्यान से देखा हो तो उसमें क्या होता है, जो डायगोनल वाले एलिमेंट होते हैं ये सारे 0 होते हैं, ठीक है, और इनके साइन जो है वो चेंज होते हैं। यहाँ पर ए है तो यहाँ माइनस ए होगा, इधर बी है तो इधर माइनस बी होगा, इधर सी है तो इधर माइनस सी होगा। ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। अब ये कह रहा है कि ये 0 क्यों है, इसको प्रूव भी करके दिखाओ। तो इसको प्रूव करते हैं हम। यहाँ पर इसने कहा कि ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए की जो वैल्यू होगी ये इसके ट्रांसपोज के बराबर होगी विद नेगेटिव साइन। इधर लगा लो उधर लगा लो, एक ही बात है, ठीक है। ए इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज, या ये कह सकते हो कि ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस है, बात एक ही है। तो अगर हम इस ए के एलिमेंट मान लें, ए के एलिमेंट अगर मान लें, इसको नॉर्मली डिनोट करते हैं हम ए आई जे से। ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैज एलिमेंट ए आई जे। तो यहाँ पर जो ए मैट्रिक्स है इसके एलिमेंट होंगे ए आई जे, और ट्रांसपोज का जब हम करते हैं तो क्या करते हैं, रो को कॉलम में ले जाते हैं, कॉलम को रो में ले जाते हैं। तो यहाँ पर जो आई जे लिखा हुआ है इसको जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये बन जाएगा ए जे आई, ठीक है। अब आप क्या करो, अब इसने कहा कि जो डायगोनल वाले एलिमेंट है, डायगोनल वाले एलिमेंट में क्या होता है कि यहाँ पर इन तीनों के अंदर ऐसा होगा कि जो रो का प्लेस होगा वही कॉलम का प्लेस होगा। ये वाला एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, यानी आई और जे की वैल्यू बराबर होती है फॉर डायगोनल एलिमेंट्स आई इक्वल्स टू जे। तो यहाँ पर दोनों को आप आई आई कर दो या दोनों को जे जे कर दो। ये माइनस ए आई इधर आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ए आई आई बन जाएगा, यहाँ आ जाएगा 0। इस 2 को नीचे ले जाओ तो ए आई की वैल्यू आ जाएगी 0। आई आई का मतलब यहाँ पर चाहे 1 1 हो, चाहे 2 2 हो, चाहे 3 3 हो, हमेशा उसकी जो वैल्यू है वो 0 के बराबर ही रहेगी। तो इस तरह से अगर ये क्वेश्चन आ जाता है थ्योरी में तो आपको इसको ऐसे प्रूव कर देना है कि ए आई आई यानी जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो 0 होंगे। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही ये वाला वीडियो यहीं पर ही हम फिनिश करते हैं। आई होप इसके सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर